गुफ्तगू का आगाज़ समरेज साहब आपसे करना चाहूँगी। आप देखें कि जो वही मुआहिदे हुआ करते थे माजी में भी, 1998 के मुआहिदे के तहत जो एटमी तनसीबात हैं उसकी डिटेल्स एक्सचेंज की गई हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द प्रिजनर्स। साथ ही साथ आप देखें बांग्लादेश में ढाका में जो मुलाकात हुई है भारतीय वज़ीर ख़ारजा की अयाज सादिक से, उसको भी एक मस्बत कदम देखा जा रहा था। लेकिन अभी जो सूरत हाल वहाँ पैदा हो गई है, वहाँ की जो सियासी जमातें हैं, यूँ लगता है कि वो टिल्टेड हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो क्या भारत बांग्लादेश से भी नॉकआउट होने लगा है जैसे पाकिस्तान ने किया था? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे प्रोग्राम में मधु का इंडिया की जो कमबख्ती है वो ख़त्म नहीं हो रही। तो मेरे नज़दीक इंडिया इस वक्त बुरे तरीके से सफरिंग फ्राम एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन और एजिटेटेड है। आप देखें कि एक तरफ तो उसने अपने एक छोटे मुल्क से मार खाई बहुत बुरे तरीके से, उसके बाद उसे हर महाज के ऊपर जो है वो शर्मिंदगी उठानी पड़ी और अजीमत उठानी पड़ी। इसके अलावा उसके साथ यूएस के रिलेशन उसके ख़राब होना शुरू हो गए। जो बांग्लादेश है वहाँ पे एक बहुत मेजर और मोनूमेंटल चेंज आई, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप है, वेयर एज बांग्लादेश हैज़ बिन द मेन स्टे फॉर इंडिया एवर सिंस बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड। और वहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज हुई, जिस तरीके से वहाँ पे एक रेवोल्यूशन आई, वो सारी की सारी जो है वो इंडिया के लिए एक नाइटमेयर बनती जा रही है। और इंडिया, एक तरफ इंडिया ने चाइना को हैंडल करना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को हैंडल करना है, तीसरी तरफ बांग्लादेश उसके लिए एक इट इज़ बिकमिंग ए सोर इन इट्स आई। और कंटिन्यूसली इनके रिलेशन जो है वो ख़राब हो रहे हैं। और हसीना वाजिद जो कि इंडिया मतलब बांग्लादेश से भागी और इस वक्त इंडिया में मौजूद है, वो इंडिया की सपोर्ट के साथ दे बोथ these elements are trying to create instability in Bangladesh, जिसकी वजह से इनके बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरे नज़दीक, मैं तो बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जो है एक बड़ा मुल्क होते हुए इसने अपने नेबरिंग छोटे मुल्कों के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा पिछले 7-8 दहाइयों से। इसने उनको परेशान किया, तंग किया, और इट्स एटीट्यूड वाज ओवरबेयरिंग, कॉन्डिसेंडिंग एंड बुरिश। ये ममालिक जब इनको अभी कई ऑप्शन मिल रही है चाइना की तरफ अलायंस की, तो दे हैव स्टार्टेड निबलिंग ऑन इंडिया। तो मेरे नज़दीक ये इंडिया जो है वो अभी इज हाईली फ्रस्ट्रेटेड एंड एजिटेटेड। जी जी, यही बात तो उनका अखबार द हिंदू भी कहता है कि आप अमेरिका गए, आप प्यूटन से भी मिले, आप ट्रम्प से भी मिले, लेकिन आप अपना नैरेटिव कहीं पर भी टो नहीं कर पाए। आपने सिर्फ दिखावा और नुमाइशी मुलाकातें की हैं। ये बात तो उनके अपने अंदर से ही निकल रही है। खालिद चिश्ती साहब, आप ये बताइएगा कि जैसा कि कहा जा रहा है, जो नोटम जारी किया गया कि जो भारत है वो राफेल उड़ाएगा, सखोई 30 MKI और जैगुआर तैयारे भी उड़ाएगा, तो आपको क्या लगता है ये जो हैवी किस्म की मशक की जा रही है इंडिया की जानिब से, जिसमें कि बॉम्बिंग और फायरिंग का भी हवाला दिया जा रहा है, क्या ये उसी तरह प्रैक्टिस कर रहा है जिस तरह पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की थी कि राफेल को गिराना है और राफेल को टारगेट करना है? कई साल सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली ये तैयारी की थी, तो अब क्या इंडिया J-10C गिराने की तैयारी कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया मुनीज़े। देखिए, पाकिस्तान ने जो 3 साल किया था वो इंतहाई फोकस्ड, राफेल की कमज़ोरियाँ, उसके लूप होल्स, उसके सॉफ्टवेयर्स, उसका सब कुछ स्टडी किया गया था, जैसे एक साइंस की लेबॉर्ट्री में माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर स्टडी किया जाता है। हिंदुस्तान क्यों कर रहा है, उसकी 2 वजह हैं बुनियादी तौर पर। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भी मई में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उससे पहले मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया ने समंदर की तरफ एक एक्सरसाइज की थी पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर, और अपने एयर बेसिस से ऑपरेट किया था। बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज थी। उसके जवाब में हिंदुस्तान ने शायद ये उस वक्त समझा था कि पाकिस्तान शायद जब भी महाज खुलेगा तो समंदर की तरफ से हिट बैक करेगा हिंदुस्तान को, जबकि ऐसा नहीं किया पाकिस्तान ने। उस दौरान उन्होंने राफेल डिप्लॉय किए थे, J-10C भी वहाँ मौजूद था सदर्न बेसिस पर, F-16 भी, J-17 थंडर भी, ब्लॉक 3, तो उन्होंने राफेल डिप्लॉय किया था साउथ में। जो राफेल की इंटीग्रेशन हमने देखी उस अरसे के दौरान, तो वो हमारे लिए नहीं, हमारे लिए हैरान कुन थी, इंडियन के लिए मायूसी थी, क्योंकि वो इंटीग्रेशन जो नेवल कोस्टल एसेट्स थे, जो नेवी के जितने एसेट्स थे, ये सबमरीन्स थी, शिप्स थे, कोस्टल इंस्टॉलेशन थी, उनके साथ राफेल वो इंटीग्रेशन नहीं दिखा सका या वो आउटकम नहीं दे सका, जो जितनी सिनर्जी नज़र आनी थी वो नहीं नज़र आई। तो जब ये एस्केलेशन हो गई ख़त्म, तो आपने देखा होगा एक त्रिशूल भी एक्सरसाइज उन्होंने की थी। तो वो त्रिशूल का मकसद ही यही था कि उसको गलतियों को या जो शॉर्ट कमिंग थी उनको ओवरकम करना। वो पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 उन्होंने फिर ये किया है
राजस्थान सेक्टर में और भुज एरिया में, और ये वही इलाका है जो मैं याद कराता चलूँ कि पाक फ़िज़ाइया ने यहीं पर भुज के इलाके में जहाँ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहीं पे एक S-400 को तबाह किया था, एक आदमपुर पर, एक भुज पर। तो हिंदुस्तान को और ज़्यादा शॉर्टकमिंग लगी थी हम कि वहाँ राफेल की मौजूदगी के बावजूद हमारे फाइटर पायलट्स ने JF-17 थंडर के अंदर पेनिट्रेट करके राफेल और S-400 की रेंज के अंदर जाकर सुइसाइडल और वन वे मिशन टाइप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से किया। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा अनप्लेजेंट सरप्राइज़ था। ये उसी गैप्स को प्लग किया जा रहा है। एक्सरसाइजेज नई नई हैं, वो करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने लोगों को एक वॉर मॉन्गरिंग एनवायरनमेंट में, एक हाइप क्रिएट करने में, एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी रखने में और ये शो करने के कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, आई थिंक वो उम्मीद जो कि फिर एक दफ़ा गलत पॉसिबली साबित होगी, उसी के दिलवाए जा रहे हैं ताकि लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन इंटरनली है उसको सबसाइड किया जा सके कि अभी उम्मीद लगाए रखें कि पाकिस्तान से बस हम बदला लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, अपनी कमियों को पूरा करें। ये मुझे लगता है उसी की कंटिन्यूएशन। मैंने इसको रिलेट किया था उस शेर आ गया वाले इंसिडेंट से कि सारा साल ये तैयारी करते रहते हैं और असल में जब शेर आता है, यानी कि जब PAF आता है तो फिर IAF का क्या होता है, वो PAF खा जाता है, सब खा करके चला जाता है और ये सिर्फ दंग रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं कि हुआ क्या था। तो ये जो इंडिया की जानिब से नॉटम्स आता है, ये भी कोई इसी किस्म की इंडिकेशन है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप देखें कि साल 2025 भारत के लिए कितना शर्मिंदगी का साल रहा। भारत को हजीमत उठाना पड़ी। मई के महीने में वो जो 4 दिन थे वो भारत की पूरे साल के 365 दिनों के ऊपर भारी आ गए हैं। लेकिन भारत की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, जो मुआहिदे हैं, बिलखुसूस अगर मैं पाकिस्तान के साथ बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उनको कंटिन्यू करने में। आप इंडस वाटर ट्रीटी को देख लें तो आपको लगता है साल 2026 में भारत आइसोलेट होकर रह जाएगा? और कौन कौन से मुआहिदे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑलरेडी हैं और कौन से डिसकंटिन्यू हुए हैं? दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़ मोइन साहबा। आप देखें, भारतीय वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश में मिलता है और गुड टू सी यू के मूड में वो सरदार याद सादिक साहब को कहता है कि जी मैं आपको जानता हूँ, फिर तस्वीरें भी उतरवाता है और चला जाता है। लेकिन उसको उस मौके पर ये याद नहीं है जो आप फरमा रही हैं, इंडस वाटर ट्रीटी का मुआहिदा यकतरफा तौर पर इन्होंने मुअत्तल कर रखा है, जो कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते, मगर सिर्फ बदमाशी जो है, मोदी पागल जो है वो बदमाशी लगाने पर उतरा हुआ है और अपनी एक नाकाम कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है जो आप फरमा रही हैं, अगर मुआहिदों की बात की जाए तो 1950 में नेहरू और लियाकत में मुआहिदा हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब में, जिसमें अकलीतों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआहिदा किया था। फिर 1960 में सिंतास मुआहिदा हुआ। फिर तीसरा मुआहिदा हमारा 1972 में शिमला मुआहिदा हुआ। चौथा मुआहिदा हमारा मजहबी ज़ियारात का मुआहिदा है और इसी तरह जौहरी तनसीबात और कैदियों के हवाले से भी हमारे काफ़ी सारे मुतालबे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि हम जो मुतालबा इस वक्त कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके और हमारे 6-7 से ज़ायद मुआहिदे मौजूद हैं जिन पर अमल दरामद हो रहा है और हम अगर चाहें तो हम उन मुआहिदों को तोड़ भी सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने उनको आखिरी वार्निंग दी है कि आप जो ज्यादती कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी पर उससे बाज आ जाए। अब आप जरा गौर करें, जो मजहबी ज़ियारात वाली मैं बात कर रहा हूं उसमें अगर हम गौर करें तो भारत से जो खालसा जन्म बाबा गुरु नानक के हवाले से सिख यात्री आए हैं उनकी तादाद 8,800 के लगभग वो अफराद पाकिस्तान में आए हैं और अपनी मजहबी रसूमात करके गए हैं, जबकि इसके बरक्स हमारे वहाँ पर सिर्फ 290 अफराद ने भारत का दौरा किया है, जिनमें हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के लिए और अमीर खुसरो के उर्स के लिए हमारे अफराद गए हैं। इसी तरह सवाल ये है कि अगर हम गौर करें जो मुआहिदा हमारा एटमी तनसीबात के हवाले से हुआ है, मेरे साथ खालिद चिश्ती साहब बैठे हुए हैं, ये मुझसे बहुत ज़्यादा समझते हैं कि एटमी तनसीबात पर कभी भी हमले जो है वो नहीं हुआ करते और इस सिलसिले में एक मुआहिदा होता है और उसी मुआहिदे की भी गुज़िश्ता रोज़ जो है इन्होंने एक्सचेंज की है। कैदियों के हवाले से एक दूसरे की लिस्टें फराहम की जाती है, जबकि बाकी सारी चीज़ें तो हो रही हैं। लेकिन अगर सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी पर ये बात को एतराज़ है तो ये ऐसी घिनौनी साजिश जो है ये पाकिस्तान नहीं मानने वाला। ये तस्वीरें तुरवा कर गुड टू सी यू कह के वजीर खारजा भारतीय जो है वो समझता कि हाथ मिला लेगा, इस तरह मामला नहीं चलेंगे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस पोजीशन में आ गया है कि अब उसको या तो बाकी मुआहिदे भी फिर भारत को सिखाने हैं कि मुआहिदे तोड़ते कैसे हैं और किसी पर कदगन कैसे लगाते हैं, या फिर आप भारत को अपनी अकल से ठीक करना होगा। लेकिन आखिरी बात मुनीज़, मैं यूँ ज़रूर कहूँगा, मेरी जो सहाफ़त है, मुझे जो नज़र आ रहा है
माफ़ी चाहता हूँ, पागल मोदी का लफ्ज़ कहने पर मुझे थोड़ा सा एतराज़ ज़रूर है, लेकिन ये पागल शख्स जो है ये भारत को तोड़ने में अब कोई कसर रख नहीं छोड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये शख्स जिस तरह मुआहदे तोड़ रहा है, जिस तरह इसके सफारती महाज पे फेल हो रहा है, इसने सारे महाज ओपन कर दिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर शख्स से तो ये लड़ाई कर रहा है। लिहाजा हमने वार्निंग गुज़िश्ता रोज़ दे दी है, और अगर अमल दरामद ना हुआ तो आने वाले दिन में अमल भी इंशाअल्लाह ताला खालिद चिश्ती साहब जहाज उड़ाकर इस दफा खुद करेंगे। ठीक है भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने 2025 में एक नई शक्ल इख्तियार की और पाकिस्तान एक अहम मुस्लिम मिडिल पावर के तौर पर उभर कर सामने आया, जिसकी बुनियाद 3 नुमाया और नए अनासर पर थी। पाकिस्तान ने रवायती अस्करी महाज पर भारत के दावों को बेनकाब करते हुए मोदी को एक ऐसा खूनी नॉकआउट दिया जो 1962 में चीन के हाथों नेहरू को होने वाली जिल्लत की याद दिलाता है। दूसरा, पाकिस्तान ने अरब दुनिया में दोबारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार बहाल किया, जिसका आगाज 50 बरस कबल जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। और तीसरा, पाकिस्तान ने भारत के बरक्स ट्रंप को दुरुस्त तौर पर समझा और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुक बरकरार रखते हुए व्हाइट हाउस मौसर सफारती रसाई कायम की। इन पेशरफ्तों के बाद पाकिस्तान के पास अब इतनी स्ट्रेटेजिक गुंजाइश मौजूद है कि वो जकार्ता से जद्दा तक का सफ़र खुद मुख्तार और आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमल कर सके।